हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन का एक टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कशन कर लिया। आई होप कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और उसी के आगे अब चार्ज यूनिट कंप्लीट होने के बाद नया टॉपिक है आज हमारे पास कूलम्ब्स का। और ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस पर न्यूमेरिकल काफ़ी अमाउंट में हर एग्जामिनेशन में आपसे कंसीडर होते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, पहले तो ये हमारा समझना जरूरी है। चार्ज हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो उसमें ये देखा था कि अगर हमारे पास दो चार्ज, तो दो चार्ज के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता था। वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता था और रिपल्सन भी हो सकता था। अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स को एक्सपीरियंस कैसे किया था, तो बड़े सिंपल सा एक एग्जांपल था कि अगर हम कोई पॉजिटिवली एक चार्ज रॉड ले लें, एक दूसरी पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले लें, इन दोनों को अगर हम पास में ले जाएंगे तो इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, यानी नया सेट ये हो जाएगा, ये इधर ये। सेम अगर इन पर निगेटिव चार्ज होगा तो भी इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा। हाँ, अगर एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव है तो इनके बीच का गैप कम हो जाएगा। तो गैप बढ़ना और कम होना ये क्यों हुआ, तो इसके पीछे हम लोग लॉजिक ये दे सकते हैं कि सर अगर लाइक चार्ज था तो इनके बीच में एक फोर्स लगा होगा, उस वजह से इनके बीच का गैप बढ़ गया होगा। अगर अपोजिट चार्ज है तो उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया होगा, इस वजह से उनके बीच का डिस्टेंस कम हो गई होगी। तो इट मीन्स दो चार्ज के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है। अब उस फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करें, भाई चार्ज के बीच में फोर्स तो लग रहा है, ये सब हम लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया, लेकिन इस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए कूलम्ब्स, उन्होंने अपना एक लॉ दिया, इसी को हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो इस कूलम्ब्स लॉ को हम लोग आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पूरा एकदम क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन लास्ट तक आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो कूलम्ब्स लॉ क्या था, तो पहली चीज कूलम्ब्स लॉ की दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कूलम्ब्स लॉ ने दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स दिया और वो पॉइंट चार्ज जो था वो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज था। तो स्टेटमेंट मैंने क्लियर कर दिया है, The force of attraction और repulsion between two stationary, ये बड़ा important point है, stationary point charges is directly proportional to the magnitude and inversely proportional to the square of distance between them. Clear? मतलब कि हमारे पास जो चार्ज हो वो किस फॉर्म में हो, स्टेशनरी, रुका हो। मूविंग चार्ज के बीच में कभी भी कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं हो, केवल किन चार्ज के बीच में कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा, स्टेशनरी चार्ज के बीच में। और चार्ज की शेप के होंगे तो आपका आंसर होगा सर पॉइंट चार्ज। क्यों, सपोज करिए कि एक इतना बड़ा चार्ज है, एक ये चार्ज है ना, इस तरीके से ले लें। अब हमें इनके बीच में अगर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें इनका एक मैग्नीट्यूड चाहिए और इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो आप डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, अगर आप इस एंड से इस एंड की डिस्टेंस लेंगे, जैसे इस एंड से इस एंड की डिस्टेंस ले सकते हैं। दूसरा कहेगा नहीं सर हमें यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस लेनी है। तीसरा कहेगा नहीं सर हमें इस एंड से इस एंड की डिस्टेंस लेनी है। तो हर तीन केस में डिस्टेंस वेरी कर जाएगी, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, वेरी करेगा। यानी दो ही चार्ज के बीच में डिफरेंट फोर्स हमें मिलने लगेगी, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कूलम्ब्स ने कहा कि जो भी चार्ज है, चाहे जितने बड़ी बॉडी में हो, चाहे जितना बड़ा हो, उसको हम एक पॉइंट के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि जितना भी बड़ा चार्ज है वो एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज है, इसीलिए उसने कहा स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। तो सपोज, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख ले कि सपोज टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस आर Q1 एंड Q2 एंड डिस्टेंस इज R। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the force of attraction or repulsion is directly proportional to their magnitude
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनको फर्स्ट और सेकंड को हमने कंबाइन किया, कंबाइन करने के रिजल्ट मिला F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करके हमने यूज किया C। इस C को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कूलम्ब कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो वेयर C इज कॉल्ड कूलम्ब कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल कांस्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर दिया कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कूलम्ब कांस्टेंट इज अ वेरिएबल कांस्टेंट और कांस्टेंट, यानी कूलम्ब कांस्टेंट हमारा वेरी करेगा कि कांस्टेंट रहेगा। तो आपका आंसर होगा कूलम्ब कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन अ मीडियम। कूलम्ब कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम। अगर दो चार्ज के बीच का मीडियम चेंज होगा तो कूलम्ब कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो कूलम्ब कांस्टेंट कांस्टेंट। क्लियर? मीडियम इन द सेंस कि अगर दो चार्ज हैं उनके बीच में एयर है तो कूलम्ब कांस्टेंट रहेगा। अब एयर हटा के अगर हमने इसमें ग्लास रख दिया या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया तो कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो कूलम्ब कांस्टेंट इज अ वेरिएबल कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन मीडियम। ये कब चेंज होगा? व्हेन अ मीडियम इज चेंज देन कूलम्ब कांस्टेंट इज चेंज। जब मीडियम चेंज होगा तो कूलम्ब कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो कूलम्ब कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। अब C की वैल्यू क्या है? वेयर C इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम से क्या मतलब? परमिटिविटी जो शब्द आया इस फिजिक्स में वो परमिशन से लिया है। परमिशन का मतलब क्या होता है? अलाउ करना। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि जैसे हमारे पास कोई गेट है तो उस गेट से हम 10 आदमी को एंट्री दें कि एक को दें कि 5 को दें कि एक को ना दें, तो ये डिपेंड करता है मीडियम पर। तो मीडियम जो परमिशन देगा उसी परमिशन के अकॉर्डिंग इस एप्सिलॉन का नाम पड़ा परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। क्या नाम पड़ा भाई? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। इफ मीडियम इज एयर और फ्री स्पेस, अगर मीडियम एयर और फ्री स्पेस है तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्यों? बिकॉज फ्री स्पेस की वैल्यू जो थी 8.85 10⁻⁻12। क्लियर? अब इस एप्सिलॉन की यूनिट क्या आ जाएगी? तो यूनिट इसकी लिख सकते हैं हम लोग कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, अगर क्या व्हाट इज द यूनिट ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट, तो कूलम्ब कांस्टेंट की यूनिट जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज यूनिट ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट, दिस इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, फ्री स्पेस के लिए है ये, लेकिन ये देखा गया कि अगर हम फ्री स्पेस मतलब क्या है कि दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम ना हो तो उसको बोलते हैं फ्री स्पेस। हाँ, अगर दो चार्ज के बीच में हम एयर रख देंगे तो एयर के लिए भी एप्सिलॉन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट एप्सिलॉन नॉट के बराबर थी, इसलिए एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर ही बोल देते। तो ये एयर के लिए नहीं है फ्री स्पेस के लिए, लेकिन एयर के लिए एप्सिलॉन की वही वैल्यू होगी जो एप्सिलॉन नॉट की होगी। क्लियर? तो अब व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ medium to the permittivity of free space is called relative permittivity. What is the unit of relative permittivity? तो आप कहेंगे नो, relative permittivity की कोई यूनिट नहीं। The value of epsilon r is always equal than 1, always equal than 1 और greater than 1, यानी epsilon r relative permittivity की वैल्यू या तो 1 होगी, 1 कब होगी? जब दोनों सेम होगी या एक से हमेशा ज्यादा हो। क्लियर? वैसे जनरली हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1।
इसको हम नए सिंबल से भी यूज करते हैं के, और के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन अ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन अ मीडियम। तो अगर हम यहाँ से इस एप्सिलॉन की वैल्यू रखना चाहें तो एप्सिलॉन क्या आ गया, के एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू हम कूलम्ब कांस्टेंट पे रखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखें आके तो c क्या बन जाएगा 1/4 k, और इस c की वैल्यू हम कूलम्ब लॉ में अप्लाई कर दें तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल फार्मूला आ गया F = 1/4 k q1 q2 r²। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 12, पाई की वैल्यू 3.14 को सॉल्व करेंगे तो निकल गई न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹। ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ रहा है F = 9 × 10⁹ q1 q2 r²/k। इट मींस अगर हमें दो चार्ज के बीच में बेटा फोर्स फाइंड करना है, चलिए क्या होगा, नर्वस हो गए क्या आप लोग? ठीक, देखिए एंजॉय लेके फिजिक्स पढ़िए, एंजॉय से पढ़ेंगे तो फिजिक्स समझ में आएगी, लेकिन ज़्यादा सीरियस हो जाएगी तो फिर आपको ये इससे बोरियत होने लगेगी। खैर, तो F = 9 × 10⁹ q1 q2 r²/k, k इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन अ मीडियम। तो अब अगर हमें दो चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या क्या हमको पता होना चाहिए? तो आप कहोगे सर हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड पता हो और उनके बीच की डिस्टेंस पता हो और जो मीडियम उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता हो, तो हमारा आंसर इजी वे से न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब फॉर एयर के लिए k की वैल्यू 1 होती है, जब k 1 रख दिया तो यहाँ पे हमने F0 लिख दिया। इट मींस ये जब दो चार्ज के बीच में एयर या वैक्यूम उस समय फोर्स का सिंबल F0 यूज कर लिया 9 × 10⁹ q1 q2 r²। अगर हम F/F0 निकाल लें यानी इससे इसको डिवाइड करें तो 1/k बचेगा, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। F = आ गया F0/k। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि अगर ये मीडियम से ये मीडियम आ गया तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि F इज कॉल्ड फोर्स इन अ मीडियम, F0 इज कॉल्ड फोर्स इन अ वैक्यूम और एयर। तो अगर दो चार्ज के बीच में एयर और वैक्यूम, अब एयर और वैक्यूम की जगह वहां पे हम कोई मीडियम फिल कर देंगे, क्या फिल कर देंगे? मीडियम। तो आपका फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा सर k टाइम्स हमारा फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। इसको एक न्यूमेरिकल से समझ लें। सपोज करिए कि दो चार्ज के बीच में एयर और वैक्यूम है और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 12 न्यूटन। फिर आपने कहा हमने उन चार्ज के बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस कराया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था हमारा 3। व्हाट इज न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम? तो नया फोर्स उनके बीच में क्या लगेगा? तो आप कह रहे हो सर k टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। इस फार्मूले से F = F0/k, F0 कितना आ गया 12, k कितना आ गया 3 यानी 4 न्यूटन, यानी पहले 12 था, अब कितना लगेगा 4। क्लियर? तो दो चार्ज के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स कब अप्लाई होगा? जब उनके बीच में एयर और वैक्यूम। फोर्स डिक्रीज कब होगा? जब उनके बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस हम करा दें। कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा सर k टाइम। हाँ, कभी कभी यहाँ पे इस फार्मूले पर चार्ज की वैल्यू चेंज कर देगा। अगर हम चार्ज इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। इस पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सो प्लीज स्टूडेंट आप इसको नोट करिए। तो प्लीज स्टूडेंट इसको पॉज करके नोट करिए। और जो हाँ, तो स्टूडेंट आपने इसको नोट कर लिया। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल में डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर मीडियम चेंज होगा तो फोर्स k टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि अगर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज करें तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सपोज करिए कि Q1 is 3 कूलम्ब, Q2 is 3 कूलम्ब। अच्छा, इसको थोड़ा सा इससे समझाते हैं। सपोज करिए कि दो चार्ज हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है हमारा 12 न्यूटन। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने कहा
कि चार्ज की वैल्यू हमने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दी, यानी Q1 भी 2Q हो गया, Q2 भी 2Q हो गया, लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं किए, तो R इज R। तो व्हाट इज द न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, मतलब दो चार्ज है, उनके बीच में 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज किया, कैसे चेंज किया, तो मैग्नीट्यूड हमने इनिशियल वैल्यू का 2 टाइम्स कर दिया, यानी Q1 भी 2Q, Q2 भी 2Q। न्यू फोर्स क्या होगा, तो पहला फोर्स क्या था 1/9 × 10⁹ Q1Q Q2Q अपॉन R स्क्वायर। अब न्यू फोर्स क्या होगा 9 × 10⁹ Q1 is 2Q, Q2 is 2Q अपॉन R स्क्वायर। डिवाइड कर दें, ये कैंसिल, Q से Q कैंसिल, ये सब कैंसिल, तो F अपॉन F डैश इक्वल कितना आ गया 1/4। तो न्यू फोर्स कितना आ गया 4 है, यानी फोर्स 4 टाइम्स इनिशियल वैल्यू का इंक्रीज करेंगे। तो चार्ज के मैग्नीट्यूड कितने टाइम्स इंक्रीज करे थे 2 2 4, तो नया फोर्स कितने टाइम इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स। अब इसी में अगर हम डिस्टेंस को चेंज कर देते तो चार्ज वही रहता, अब कहता चलो इधर समझा, अब सेम एक क्वेश्चन की दो चार्ज स्टेशनरी चार्ज है, उनके बीच में 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर उनकी डिस्टेंस रिड्यूस करके 1/2 टाइम्स कर दीजिए तो नया फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा, सिंपल सा है कि डिस्टेंस अभी आपने पढ़ा था ना कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड में चेंज में नहीं किया गया है, इसमें किया गया है डिस्टेंस में। तो इसके प्रोपोर्शनल का 1/R स्क्वायर है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R 1/2 का स्क्वायर, व्हिच मींस F इज प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया 4, यानी न्यू फोर्स 4 टाइम्स क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा, यानी डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो फोर्स इंक्रीज होगा। डिस्टेंस कितने टाइम डिक्रीज की 1/2 टाइम्स, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4, 4 कहाँ चला गया ऊपर, इट मीन्स फोर्स जो है आपका 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर ये याद रखिएगा, माइंड में कब रखिएगा, तो मिलकर लगा रहे हैं कि दो चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो फोर्स इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसमें पढ़ेंगे। सॉरी, ये लेक्चर आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल लाइक करिए और बगल में बेल की बटन दबाइए, ठीक, और कमेंट्स करिए, जो आपके डाउट्स हो हमसे शेयर करिए। थैंक यू।